अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे मुझसे रिटायरमेंट के पैसे मांगने लगे। यहाँ तक कि मेरे पेंशन पर भी इनकी नज़र थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर रिटायरमेंट के पैसे और पेंशन इनको दे दूं तो मैं बेटों का मोहताज होकर रह जाऊंगा। मेरा नौजवान बेटा फोत हो गया था। इसकी बेवा और बच्चों की कफालत मैं खुद करता था। मेरी दूसरी बहू को यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए मेरी बहू ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा अपनी बेवा बहू के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात हैं। ये सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। एक रोज़ रात को मेरी बहू ने मेरी बेवा बहू को कहा कि ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपको कमरे में बुला रहे हैं। जैसे ही वो कमरे में गई तो उन्होंने दरवाज़ा पीछे से बंद कर लिया और मेरे बेटों को बुलाकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाला। मैं अपनी मरहूम ज़ौजा को याद करके गमगीन हो रहा था, तभी मेरी बहू चेहरे पर परेशानी लिए मेरे कमरे में हाज़िर हुई। मैं उसको देखकर हैरान रह गया कि वो इस वक़्त सब खैर तो है ना, कहीं इसके किसी बच्चे की तबीयत ख़राब तो नहीं होगी, जो वो मुझे बुलाने आई है। इससे पहले कि मैं उसे सवाल करता, बाहर से कुंडी लगने की आवाज़ आई और फिर इसके बाद जो आवाज़ें मेरे कानों से टकराईं, वो नाकाबिले बयाँ हैं। मेरे अपने बच्चों के अपने बारे में ये ख्यालात सुन के मैं निढाल सा हो गया था। सोचने लगा, ना जाने तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो वो बुढ़ापे में मुझसे ये सिला दे रहे थे। दरवाज़ा खोलें अब्बा जी, इससे पहले कि मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूं। दरवाज़ा खोलें। आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ये हरकतें करते हुए, वो भी अपनी मरहूम बीवी की बीवी के साथ जिससे आप बेटी कहते थे। ये सिर्फ बेटी कहना या मानना हमारे सामने है और बंद कमरे में न जाने तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरे बेटे एहसन की ऊंची आवाज से ही मालूम हो रहा था कि वो कितने गुस्से में है। जब तक मैंने दरवाज़ा नहीं खोला इसकी आवाज़ में बदस्तूर इजाफा ही होता गया। वो मुख्तलिफ तड़पा देने वाले जुमले अदा कर रहा था जो मेरे जिगर को छन्नी कर रहे थे। तभी बाहर से आती आवाज़ों में एक नस्वानी आवाज़ उभरी, छोड़िए जी, मैं तो कब से आपको कह रही थी अब्बा जी पर ज़रा नज़र षानी कर लें। आजकल इनकी और इनकी छोटी बहू रानी की हरकतें नाकाबिले हद तक मशकूक हैं। बहाने-बहाने से तन्हाई तलाश करते हैं और अक्सर इकट्ठे पाए जाते हैं। आजकल तो छोटी रानी साहबा चाय के 2 कप लिए छत पर जा बैठती है। वो अब्बा जो गली में 2 कदम भी नहीं उठा सकते, वो बहू का साथ देने के लिए छत पर पहुंच जाते हैं। ना जाने पूरा दिन वहां क्या करते हैं। हम तो बच्चों में मसरूफ रहते हैं और इनके मज़े लग जाते हैं। वो दोनों हर सोच से आज़ाद होकर लंबी गुफ्तगू करते हैं। एक बार तो मैंने खुद रानी को अब्बाजी के कंधे पर सर रखकर बैठे हुए देखा है। हकारत से भरे इस लहजे में सिवाय करदार कशी और इल्ज़ाम तराशी के कुछ भी नहीं था। मैंने नज़रें चुरा कर बहू की तरफ देखा तो वो तो जैसे साकन हो गई थी। इतने इल्ज़ाम सुनने के बाद वो सुन्न होकर खड़ी थी, जैसे वो हर एहसास से आरी हो गई हो। बस आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो इसके गमज़दा होने की निशानी थी। अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद वो अक्सर ही रोते हुए पाई जाती थी। वो घंटे अपने शोहर को याद करके रोती थी। माँ-बाप उसकी वफ़ात पा चुके थे। इसकी दिलजोई करने वाला कोई भी नहीं था। वो मेरी बेटी की उम्र की थी। इसको इस हाल में देखकर दिल कटता था। बाहर से आती आवाज़ों में एक और आवाज़ का इज़ाफ़ा हुआ था, जो मेरे छोटे बेटे नदीम की थी। अब्बा जी, क्या हो रहा है अंदर? दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? भाभी कहाँ है? वो अंदर क्या कर रही है? और कुंडी क्यों लगाए हुए हैं? आप लोगों ने ऐसा है कोई मसला था तो हमें बुला लिया होता। आपको शर्म आनी चाहिए, घर में भी आप ठरक से बाज नहीं आए। ये क्या उम्र है आपकी? इन कामों की आपके कब्र पाँव में है और हरकतें इतनी छिछोरी कि सोच के भी हमें घिन आ रही है। मैं तो इनकी बातें सुनकर ही हैरान हो रहा था। हाथ में से जैसे किसी ने ताकत छीन ली हो और कुव्वत गोयाई से जैसे मैं महरूम होकर रह गया हूँ। समझ नहीं आती थी कि क्या होगा मेरा। इन दोनों के गुस्से और बातों को देखकर लगता था जैसे वो मुझे मार डालेंगे। वो मुसलसल दरवाज़ा पीट रहे थे। इन कम अक्लों को इतनी भी अकल नहीं थी
कि दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद है। वो मुसलसल दरवाजा पीट रहे थे। ऐसा लगता था कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मुझे जान से मारना चाहते हैं। दरअसल वो इस बात का गुस्सा नहीं निकाल रहे थे कि मैं अंदर बहू के साथ क्या कर रहा हूँ, बल्कि वो इस बात का गुस्सा निकाल रहे थे कि इनके हजार बार इसरार करने पर भी मैंने अपनी सारी जायदाद इनके नाम नहीं करवाई थी। अभी तक मैं अपनी पेंशन लेने भी खुद जाया करता था। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि पेंशन का हमें कह दिया करें, आप इतना दूर सफर नहीं कर सकते हैं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, कब तक बसों के धक्के खाते हुए पेंशन लेने जाया करेंगे। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे मालूम था कि वो इस पेंशन का क्या हाल करेंगे। मैं खुद जीते जी अपनी पेंशन को तरस जाऊंगा और एक एक फूटी कौड़ी के वास्ते दूसरों का मोहताज होकर रह जाऊंगा। मैं रात के इस वक्त बहू को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया था कि वो पहले तो कभी इस वक्त मेरे कमरे में ना आई थी। आज वो यहाँ क्या कर रही थी। अभी मेरी हैरानी खत्म ही नहीं हुई थी तो वो बताने लगी कि भाभी ने बोला है आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप मुझे बुला रहे हैं। मैं बात सुनकर हैरत से बहू से सवाल जवाब करने लगा था जब मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मेरे बूढ़े कानों तक जो आवाजें गई उन्होंने मुझे परेशान कर दिया और जल्दी से बेड पर से उठने को मजबूर कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सगे बेटे मेरे बारे में ये बातें कर रहे थे। मैं रात को कमीज उतार के सोया करता था। बहू इतनी उजलत में आई थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैंने कमीज नहीं पहन रखी। बाहर से आती आवाजों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। हालांकि घुटनों का दर्द मुझे इतनी तेज भागने की हरगिज इजाजत नहीं देता था, लेकिन इस वक्त बात मेरे बहू के किरदार पर आ गई थी। मुझ पर वो लोग बात करते तो मैं सहन कर जाता, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू पर ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो भी इस तरह के घटिया इल्ज़ाम जिनके बारे में सोचना तो दूर, मैं सुनना भी पसंद ना करूं। इनको सिर्फ एक लालच था और वो था जायदाद का, कि किसी तरह वो जायदाद अपने नाम करा लें। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और दरवाजे की कुंडियां चेक करने लगा। अंदर से तो वो दोनों कुंडियां खुली हुई थी। मैं समझ गया कि दरवाजा बाहर से ही बंद किया गया है। इससे पहले कि वो साजिश समझता, पीछे से कुंडी खोल दी गई और फिर मेरे दोनों बेटे गुस्से में नाक फुलाते हुए अंदर दाखिल हुए। दोनों की रगें तनी हुई थी, बस नहीं चल रहा था कि मेरा गला दबा दें। मेरी बहू डर के मारे आंखें बंद करके खड़ी थी। वो हौले-हौले काँप रही थी। जब दोनों बेटे कमरे में दाखिल हुए, एक ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाते हुए गिरने लगा था, जब मेरी बहू रानी ने आकर मुझे सहारा दिया और मैं इसी के सहारे दोबारा खड़ा हो गया। वहीं वो लम्हा था जब मेरे बेटों को मेरे किरदार पर बात करने का मौका मिल गया। वो कहने लगा, शर्म आनी चाहिए, कमरे के अंदर तो तुम दोनों ये सब कर रहे थे, हमारे सामने भी ये सब क्यों? के मेरी बहू मेरे दोनों बाजू पकड़े खड़ी थी। मैं गिरने ही वाला था जब इसने मुझे संभाला था। मैं तशक्कर भरी नजरों से देखने लगा था जब वो कुछ और समझ बैठे। अपने बेटों के इन जुमलों ने मुझे तोड़ दिया था। यकदम मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं कई सालों से बीमार हूँ या फिर किसी ज़हनी टेंशन का शिकार हूँ। मेरी बहू शौहर की वफ़ात के बाद मुझे टेंशन लेने लगी थी, इसीलिए इसको ये बीमारी हो गई थी कि ज़रा-सी कोई दुःख पहुँचाने वाली बात उसे पता ना लगती और इसके सर में दर्द शुरू हो जाता। जेठ और देवर के ऐसे अल्फाज सुनकर इसने इस बात को सर पर सवार कर लिया। इसके सर में शदीद टीसें उठने लगीं। वो सर पकड़ते हुए कुर्सी पर जा बैठी। मेरा बेटा नदीम कहने लगा, हाँ हाँ, अब कर लो बहाने बीमारी के, कि मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो सहारे की जरूरत है। मेरा तो शोहर मर चुका है, अब मेरी करने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं और यही बातें करके तुमने हमारे बाप को फंसा लिया है। शर्म कर लो, तुम्हारी बाप की दुगनी उम्र के हैं। बेटे के ये अल्फाज सुनकर मैंने कांपते वजूद के साथ अपने हाथ को हिम्मत देते हुए जोर से थप्पड़ अपने बेटे की गाल पर दे मारा।
वो आंखें फाड़े मुझे हैरत से देख रहा था कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है। इससे पहले कि वो गुस्से में आगे बढ़कर उल्टा मुझे थप्पड़ मारता, मेरा बड़ा बेटा एहसन आगे बढ़ा और इसने भाई को रोक लिया। कहने लगा, ये लोग इसी काबिल है नहीं हैं कि इन्हें इस घर में रखा जाए और आप दोनों फौरन इस वक्त इस घर से निकल जाइए, वरना पुलिस को बुलाकर चोरी का बेबुनियाद दिल से इल्ज़ाम लगवा कर सारी ज़िंदगी के लिए जेल में बंद करवा दूँगा। फिर इकट्ठे मिलकर बातें भी करते रहना और चक्की भी पीसते रहना। तुम लोग इस काबिल नहीं रहे कि शरीफों के इस मोहल्ले में रह सको। वो गुस्से में फंकारता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं बगैर चप्पल के था और इसने मेरे दोनों बाजू ज़बरदस्ती पकड़े और मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगा। ये मंज़र देखकर मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैं इस औलाद को देखने लगा जो मेरी सगी औलाद थी, जिसकी तरबियत मैंने खुद की थी। इनकी परवरिश के वास्ते मैंने दूसरी शादी नहीं की कि बच्चों के ज़हनों पर बुरा असर पड़ता है। ना जाने सौतेली माँ इनके साथ क्या सलूक करे। इनकी माँ इनके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लिया और कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं की जिसकी वजह से मेरे बेटों पर कोई बुरा असर पड़े। वो मुझे घसीट रहा था जबकि मैं खुद को एक जगह टके रहने की कोशिश करने लगा। बहू ने बंद होती आंखों के साथ देखा तो उठने की कोशिश करने लगी। छोटा बेटा फिर तैश में आने लगा और कहने लगा, हाँ हाँ यार को इस हालत में नहीं दे सकती न हो ना, बढ़ो आगे और इसको बचाओ। इस बूढ़े को कैसे बचाते हो हम भी देखते हैं। शर्म तो तुमको आती नहीं है, बाप की उम्र के आदमी के साथ पींगे लड़ाते हुए। तुम जैसी औरतों को तो संसार कर देना चाहिए जो अपने शौहर के मरते ही दूसरे आदमियों को अपने पीछे लगाने के लिए कोशां रहती हैं। इनके सामने बन सवर कर रहती हैं, अदाएं दिखाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं, ताकि इन आदमियों की नीयत ही खराब रहे, वो कभी इन्हें इज्जत से ना देख सकें। तुम जैसी औरतें हैं जिसकी वजह से तवाइफों को कोठे बंद हो चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों ने इज्जतदार तवाइफों का किरदार निभाना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आने लगा। मैं अपने बेटे की बाहों में फड़फड़ा कर रह गया। मैं अपने छोटे बेटे को एक और थप्पड़ मार देना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मेरा बड़ा बेटा मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। मेरी बहू उठने की कोशिश करने लगी और नीचे गिर गई। उसे चक्कर आ रहे थे। तभी मेरे छोटे बेटे ने मेरी बहू को बालों से पकड़ा और वो दोनों हम दोनों को घसीटते हुए, गालियां देते हुए गेट से बाहर निकालने लगे। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और सब गौर से सुनने लगे कि कासम अहमद के बच्चे इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बाप को इस तरह घर से निकालते देखकर लोगों ने मुंह में उंगलियां दबा ली और अफसोस करने लगे कि ऐसी औलाद का क्या फायदा जो बाप को सुख भी न दे सके और इसके किरदार कशी ही करते हुए उसे घर से निकाल दे। बहुत से लोग मेरे बेटों को हौसला बढ़ा रहे थे कि हाँ हाँ, शरीफों के मोहल्ले में से ऐसे लोगों को निकाल दो जो गंदी नजरें रखते हैं और एक दूसरे को लुभाने की कोशिशें करते हैं और अपने दरमियान रिश्ते के तकद्दस का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे लोगों को तो संसार कर देना चाहिए। एक औरत ने तो एक दो पत्थर भी मेरी तरफ उछाल दिए। मैंने उसे गुस्से से घूरा तो वो कहने लगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। बुड्ढा इस उम्र में ऐसी हरकतें करने के बाद भी बाज नहीं आ रहा और मुझे आंखें दिखा रहा है। ये एक मोहल्ले की औरत थी जिसने खुद मुझे लुभाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आया था, तो वो इस बात का गुस्सा ऐसे मुझ पर निकाल रही थी। मेरे बेटे ने मुझे गेट से बाहर धक्का दिया तो मैं धक्का लगने की वजह से गली में जा गिरा। मेरे कपड़े धूल मट्टी हो गए। मैं हैरत से बच्चों की तरफ देखने लगा। आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे और दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे। मैं वो दर्द बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दोनों गुर्दे निकाल लिए हों या फिर किसी ने मेरी पसली तोड़ दी हो। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मैं औलाद का दिया हुआ गम कैसे बर्दाश्त करता। दिल डूब कर भर रहा था। तभी मेरे छोटे बेटे ने बहू को भी भाई की तरफ धक्का दे दिया और वो लड़खड़ाते हुए मेरे पास आ गिरी। हम दोनों ज़मीन पर बैठे थे। वो तो चकराते सर के साथ खुलती बंद होती आँखों को खोलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शायद इसके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी।
पहले वो शौहर को खो चुकी थी और अब अपनी इज्जत को भी। मुसलसल इसके किरदार कशी की जा रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग मेरे बेटों के हमनवा होने लगे और मजमा सा बन गया। हाँ, कोई मुख्तलिफ तरह की बातें करने लगा और हम दोनों को घेर लिया गया। एक औरत ने तो जूतों का हार तैयार किया और मेरे गले में डाल दिया। मैंने जूतों के हार को गले में देखा तो हैरान रह गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने बड़े इल्ज़ाम लगने के बाद मेरे अंदर ताकत ही नहीं रही थी कि अपने हक में कुछ बोल पाता। जब अपने हक में नहीं बोल सकता था, तो बहू के लिए क्या बोलता? लोगों को तो और ज़्यादा शक होने लगता कि हम दोनों यकीनन किसी गलत काम में मुलव्वस थे, इसीलिए ही ऐसा कर रहे हैं। मेरी बहू नीम बेहोशी की हालत में थी। एक औरत ने जूते पॉलिश करने वाली पॉलिश उठाई और मेरी बहू के चेहरे पर मल दी। इसके बाद मेरी तरफ कदम बढ़ा दिए ताकि वो मेरे मुँह पर भी लगा सके। मैंने उसे धक्का देना चाहा तो मेरे बेटे ने मेरे बाजू पकड़ लिए। इस औरत ने मेरे मुंह पर सारी कालक मल दी। एक-एक दूसरी औरत ने तो उठा लिया और वहां से कालक उठाकर हम दोनों के चेहरे पर लगाने लगे। हम लोगों को देखकर घबरा चुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं बूढ़ा आदमी आज तक कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे। समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या करूं, किस तरह लोगों को अपने पर यकीन कराऊं। मेरा बीपी बढ़ने लगा, दिल की रफ्तार घट रही थी, घुटने में अजीब-सा दर्द उठ रहा था, ऐसा लगता था सारा बदन ही दर्द से चूर हो रहा है। मोहल्ले वाले ये सब कर रहे थे, जब मैं एक दो को मेरा एहसास होने लगा तो मेरे बेटे ने ऐसी बातें की कि मेरा दिल जलकर राख हो गया। वो कहने लगा, अगर आप अपने बाप को अपनी देवरानी के साथ गलत काम करते हुए देखेंगे, तो पकड़ेंगे नहीं या फिर इन दोनों की शादी करा देंगे। या अगर आपको इतना ही एहसास हो रहा है तो ऐसा कीजिए कि इन दोनों के तअल्लुक को ख़त्म करने के लिए आप हमारे बाप से शादी कर लीजिए, ताकि हमारी भी इज़्ज़त बच जाए और हमारे महरूम भाई की भी, जो नहीं जानता था कि किस रकासा के ब्याह कर लाया है। ये सुनकर वो औरतें जो मेरे हक में बोल रही थी चुप हो गई। एहसन के लफ्ज़ रकासा इस्तेमाल करने पर मेरी बहू ने ज़ोर से आँखें मींची थी। मुझे मालूम मालूम था इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुमकिन था कि वो भी जान दे देती। हाशिम दुरानी, जो हमारा ही मोहल्लेदार था, इसने चंद पत्थरों के टुकड़े उठाए और कहने लगा, ऐसे लोगों को तो संसार कर देना चाहिए। ये लोग काबिल ही नहीं है कि इस मोहल्ले में रहें। आज ये कर रहे हैं, कल इनकी सोहबत में हमारे बच्चे सीखेंगे और फिर वो भी वही करने लगेंगे। इज़्ज़तदारों की बेटियां घरों में ही महफूज नहीं होंगी। ये कहते हुए वो मुझे पत्थर मारने लगा। बाकी लोग भी पत्थर उठाने के लिए दूसरी तरफ बढ़े। हमें गली का एक नुक्कड़ मिल गया जहां से हम भागकर अपनी जान बचा सकते थे। जैसे ही लोग वहां से हटे, वो आदमी हाशिम भी दूसरे पत्थर उठाने के लिए दौड़ा। इसका मारा हुआ एक पत्थर भी हमें नहीं लगा था, क्योंकि इसने काफी दूर से मारा था। इनमें से एक छोटा पत्थर मेरे नाक पर आ लगा था, लेकिन बहुत शिद्दत से लगा था, इसलिए मुझे नाक पर जलन सी महसूस होने लगी। मैंने बहू का हाथ पकड़ो और उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए भागने की कोशिश करने लगा। हम बराए नाम भाग रहे थे। लोगों ने जब देखा कि ये दोनों वहाँ से भाग रहे हैं, तो वो इनके हाथ में जितने पत्थर आए उन्होंने उठाए और वो भी हमारे पीछे भागने लगे। हम दोनों भाग रहे थे और गली में एक मजमा भी हमारा पीछा करते हुए दौड़ रहा था और पत्थरों की बरसात कर रहा था। छोटे पत्थर थे, हाँ, ज़्यादा हमें चोटें नहीं लगी, लेकिन बेइज्जती इतनी ज़्यादा थी कि दिल फट रहे थे। न जाने लोग किसी के एहसास क्यों नहीं करते, कभी-कभी आँखों देखा भी सही नहीं होता। इसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है, हमेशा जो ज़ाहिर हो रही होती है और जो पीछे पर्दा होती है, इन 2 कहानियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। कैंकरियाँ पाँव में आने की वजह से मेरे पाँव ज़ख्मी हो रहे थे। मेरी बहू तो चलने के काबिल नहीं थी। मैं उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए भाग रहा था। पीछे से आवाज़ से आने लगी, देखो ये वही बुड्ढा है जिसके घुटनों को मसला था। आज माशूक के साथ भागते हुए इसके ज़रा भी घुटने नहीं दुख रहे और जो ड्रामा कर रही है बीमारी का, इसकी ज़रा हालत तो देखो, कैसे बुड्ढे की बाजों में समाई हुई है। शर्म नहीं आती सरेआम ये हरकतें करते हुए। मैं इनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल जान बचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं भागने लगा। इनमें से जो औरतें थीं वो गली से बाहर नहीं आई, अलबत्ता कुछ मर्द गली के बाहर तक हमारा पीछा करते हुए आए।
गली के आगे से ही मैं मेन रोड स्टार्ट हो जाता था। सामने दुकानों वालों ने भी हैरत से हमें देखा और अफ़सोस करने लगे। कुछ तो हमदर्दी करते हुए आगे भी बढ़े, लेकिन लोगों को जलाली रूह में देखकर चुप हो गए। मैं बाजू से थामे खाना बदोशों की इस बस्ती में ले आया, जहाँ हर तरफ झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां थी। मैं जानता था वहां हमारे काम करने वाली बाई रजिया रहती है। वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो सब हकीकत से भी वाकिफ है। यकीनन वो हमारा साथ देगी। मैं इसके घर की तरफ बढ़ने लगा, बल्कि इसका घर कहाँ था, इसकी तो एक मैली सी झोंपड़ी थी, जहाँ वो अपने शराबी मियाँ और 6 बच्चों के साथ रहा करती थी। मेरी बहू मज़ीद नहीं चल सकती थी। मैंने उसको वहीं एक झोंपड़ी के साथ बिठाया और फिर रज़िया के झोंपड़ी का पूछने लगा। इत्तेफ़ाक से हम इसी की झोंपड़ी के सामने ही मौजूद थे। रज़िया ने मुझे इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गई और कहने लगी, "जल्दी से आप दोनों अंदर आ जाइए।" मैं उसे कुछ कहने के लिए बढ़ा ही था, जब वो कहने लगी, "साहब, आप बाद में मुझे बता लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आपकी ये हालत नहीं है कि आप दोनों बाहर खड़े रहें, अंदर आ जाइए।" वो मेरी बहू को बाजू से थामे अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने इसका साथ दिया और हम तीनों झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। रज़िया अपने सारे बच्चों को झोंपड़ी से निकालने लगी और कहने लगी, "तुम लोग फ़िलहाल बवा की झोंपड़ी में चले जाओ। आज घर मेहमान आए हुए हैं।" हम दोनों ज़ख्मी थे। हम दोनों को देखकर रज़िया ने अपने बड़े बेटे को मरहम पट्टी के लिए चीज़ें लाने को पास की दुकान की तरफ दौड़ाया। मैंने रज़िया को सारी हकीकत बताई तो वो कहने लगी, "साहब, मैं सब जानती हूँ कि कसूर किसका है और पिछले 2-3 महीने से ये किसी और की नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहू और छोटी बहू की साजिश है। वो तो कब से प्लानिंग कर रही थी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन वक़्त ही नहीं मिलता था। इनको मालूम था कि मुझे सब पता चल चुका है, तब इन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगवाया था, लेकिन इस वक़्त सबूत मिल जाने की वजह से इनको मुँह की ही खानी पड़ी थी। तब से वो मेरी दुश्मन बनी बैठी हैं। इनको सब मालूम है कि मेरे पास सबूत भी है कि उन्होंने कैसे प्लानिंग की है।" मैं हैरत से साबका मुलाज़िमा को सुनने लगा। वो ये क्या कह रही थी? क्या ये एक साज़िश थी? तभी मुझे समझ आने लगा कि कुंडी अंदर से बजाय बाहर कैसे बंद थी। तभी रज़िया का लड़का मरहम पट्टी का सारा सामान ले आया, तो इसने हमारे ज़ख्मों को साफ़ किया और पायोडीन लगा के फिर पट्टी कर दी। बहू को ज़्यादा चोटें आई थी, मुझे तो सिर्फ माथे और नाक पर ही लगी थी। मैं रज़िया से कहने लगा, "सब कुछ सच-सच और तफ़सील से और शुरू से बताओ मुझे, ताकि मैं कोई एक्शन ले सकूँ। शुक्र है मैंने अब तक जायदाद बेटों के नाम नहीं की, वरना आज तो मुझे कहीं भी मुँह दिखाने के लायक ना छोड़ते। अब भी उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।" रज़िया कहने लगी, "जिस दिन आपके मंझले बेटे का इंतकाल हुआ था, के 3 दिन बाद ही आपकी दोनों बहुओं और बेटे सर जोड़कर बैठ गए थे कि ऐसी कौन-सी स्कीम चलाएँ कि जिससे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सारी जायदाद और पेंशन इनके नाम कर दें। लेकिन आपने अपनी जायदाद इनके नाम करने से इनकार कर दिया और इन्हें इस बात का बहुत गुस्सा था। बेटे तो फरामोश कर गए, लेकिन बहू ने हर हाल में जायदाद नाम कराने की सोच ली, क्योंकि वो सोच में पड़ गई थी कि कहीं आप सब कुछ रनी के नाम ना कर दें, क्योंकि एक तो वो बेवा है और दूसरा इसके 3 बच्चों का साथ भी तो है, और फिर आप ज़्यादा रानी से घुल-मिल चुके थे, तो इनके दिल खटके और उन्होंने शोहरों को वर्गलाना शुरू कर दिया कि किसी तरह जायदाद नाम करवाओ। जब वो दोनों अपनी बीवियों के कही में ना आए, तो उन्होंने आपको और रानी को घर से निकालने की साजिश कर डाली। मैंने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि मेरे पास सबूत है, तो उन्होंने मोबाइल मुझसे छीन लिया। वो तो मेरे होते हुए ये करना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें ये करने नहीं दिया। इस पादाश में उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया। ये कहते हुए वो 2 मिनट सांस लेने को रुकी। मेरी बहू बिल्कुल होशो-हवास से बेगाना हो चुकी थी। इससे पेन किलर देने के बाद मैं और रज़िया आपस में गुफ्तगू करने लगे थे। रज़िया कहने लगी, "अब आप क्या करेंगे? कैसे वापस जाएँगे? मोहल्ले वाले तो आपको मोहल्ले में कदम भी नहीं रखने देंगे, और अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ रहे भी सही, तो वो आपका जीना मुहाल कर देंगे। वो मुलाज़िम होकर हमारा भला सोच रही थी, और मेरे जवान-जहान बेटे मुझ पर किस कदर बुरे इल्ज़ाम लगा रहे थे।" ये सोचते ही एक बार फिर आँसू मेरी पलकों को भिगोने लगे, लेकिन मैंने खुद पर सब्र किया और रज़िया को कहने लगा,
आज रात हम यहीं रुक जाएंगे। इसके बाद मैं कोर्ट में केस कर दूंगा कि वो लोग मेरा घर खाली कर दें, क्योंकि मैंने अभी तक इनके नाम जायदाद नहीं की और कल मुझे पेंशन भी तो मिलने वाली है। अगर वो लोग घर से नहीं निकले तो मैं इन पर केस भी कर सकता हूँ। रजिया सुनकर कहने लगी, बिल्कुल सही फैसला किया है आपने। आप कहें तो मैं मोहल्ले में जाकर सुनगुन ले आऊं कि पीछे सब क्या हो रहा है। मैंने रजिया को रोक दिया और कहने लगा, कल जब पुलिस इनको घर खाली करने का बोलेगी तो इन्हें खुद समझ आ जाएगी कि उन्होंने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया है। अब तक मैं इनके साथ शफकत बरते हुए था, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। अब उन्होंने मेरी किरदार कशी की, मुझे और मेरी बहू को घर से निकाला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बहुत सुकून से इस घर में रहें। मैं इन्हें नहीं रहने दूंगा। चाहिए वो मेरे अपने बच्चे हैं सही, लेकिन इन्हें राह रास्त पर लाना जरूरी है, वरना मेरे मरने के बाद तो वो एक दूसरे का जीना हराम करके रख देंगे। मोहल्ले वालों को भी वही सही लगेंगे और मैं इनकी नजर में मर कर भी बराबनार होगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी बहू रानी का क्या होगा। सारी रात जागते हुए गुजर गई, लेकिन मेरी बहू सोती रही। सुबह वो उठी तो इसका तबीयत बहुत बोझल थी। उठते साथ ही अपने बच्चों का पूछने लगी कि न जाने इन जालिम दरिंदों ने मेरे बच्चों का क्या किया हाल किया होगा। उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं। इसका छोटा बेटा तो महज 3 साल का था, वो कैसे रह रहा होगा। वो रोने लगी तो मैंने उसे तसल्ली दी। जब हमारा वकील और पुलिस घर में दाखिल हुए तो मेरे दोनों बेटे मेरे इकदाम पर हैरान रह गए और एक दूसरे को कोसने लगे कि पहले ही जायदाद नाम करा लेते तो आज ये नौबत ना आती। मजबूर इन्हें घर से निकलना पड़ा। तब मुझे समझ आ गई कि मुझे जल्द ही जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। ये ना हो कल को ये सब रानी बहू का जीना हराम कर दें। मोहल्ले वालों ने तो मुंह में उंगलियां दबा रखी थी कि एक बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। इन्हें बगैर किसी वजह के जायदाद से कैसे आग कर सकता है। वो ये फरामोश कर चुके थे कि कल को मेरे सगे बेटों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, कैसे बाप को रुसवा करके घर से निकलवाया है। बहरहाल मैं कोई बहस नहीं चाहता था और अपने मरने से पहले ही फैसला कर लेना चाहता था। इसीलिए मैंने जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा रानी के नाम कर दिया और दूसरा अपने बाकी दोनों बेटों के नाम, और पेंशन भी रानी के नाम लगवा दी कि ये कहते हुए कि वो मेरी बेवा बेटी है और मेरे मरने के बाद उसे पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे ही पेंशन मंजूर हुई, मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे मरने के बाद रानी और इसके बच्चों को कोई तकलीफ ना होगी। मोहल्ले वालों ने मेरे बच्चों का जीना हराम करके रख दिया था। तभी एक रोज मेरे बेटे के हाथों में रजिया का वो मोबाइल लग गया। दरअसल हुआ यूं कि इसकी छोटी बेटी रानिया मोबाइल से खेल रही थी। जब एक वॉइस जो रिकॉर्ड की गई थी वो चल गई। मेरा बेटा पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब इसने सुनी तो वो हैरान रह गया। इसकी बीवी और इसकी देवरानी ये कैसी बातें कर रही हैं। वो ससुर और देवरानी के खिलाफ साजिश प्लान कर रही थी। बटे बेटे ने सारी बातें सुनी तो छोटे भाई के पास गया और उसे सारी हकीकत गोश गुजार कर दी। दोनों ने बीवियों को बुलाया और खूब बेइज्जती की और तलाक देने की धमकी दे डाली। दोनों पाँव में बैठ गई और माफिया मांगने लगी। कहने लगी, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके हकीकत बता देंगे। हमें तलाक मत दीजिए, अब्बा और रानी को भी वापस ले आएं। हम सारी जिंदगी बगैर कोई लफ्ज मुंह से निकाले इनकी खिदमत करेंगे और इनकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना रखेंगे। बेटे कहने लगे, किस मुंह से इस बाप के पास जाएं जिसको खुद इस घर से धक्के देकर निकाला था। वो सब पेशमा थे। सारे मोहल्ले को इकट्ठा किया गया और मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया। ये कह करके मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब घर के सामने आया तो हैरान रह गया। सारा मोहल्ला जमा था। मैं सोचने लगा कि कहीं ये लोग मुझे मरवाने का तो नहीं सोच रहे जायदाद के लालच में। लेकिन वो दोनों मेरे पाँव में गिरकर मुआफिया मांगने लगे। मोहल्ले वाले हैरान रह गए और बहुओं को बातें सुनवाना शुरू कर दी। लोग मशवरा देने लगे कि तुम दोनों बीवियों को तलाक दे दो, ऐसी बीवियां घर नहीं बसने देती। कल को तुम्हारी बेटियां भी माओ से यही सीखेंगी। लेकिन मैंने बेटों को मना कर दिया और कहा कि तुम लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं अपनी बेटी रानी के साथ खुश हूँ और अगले हफ्ते मैंने रानी और हामिद का निकाह रख दिया है।
वो सब जानते थे कि हामिद मेरा होनहार भतीजा है। हाल ही में इसकी बीवी एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी, इसलिए मैंने इन दोनों के हक में बेहतर की तमन्ना करते हुए दोनों का निकाह रख दिया। रानी बेटी राजी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मना लिया ताकि दोबारा किसी को भी इसके किरदार कशी करने का मौका ना मिले। दोनों बेटों ने सुना तो शर्मिंदा सर झुकाए खड़े रहे, जबकि बहुएं भी माफी मांगने लगी। मैंने सबको मुआफ किया और वापस लौट आया। मैं इन सबको रानी की शादी का कार्ड दे आया था। मोहल्ले वाले भी माफिया मांगने लगे, लेकिन एक बार इज्जत चली जाए तो हजार मुआफिया मांगने से भी वापस नहीं लौटती। मैं भी वहां वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए अपने आबाई घर में रहाइश अख्तियार कर ली। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद इस तरह की सबकामौज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।